तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त विषय के साथ, सब्जेक्ट के साथ, जो ना ही सिर्फ जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया या फिर आरआरबी, रेलवे, आरबीआई का ग्रेड, आरबीआई के एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी एसएससी, सीजीएल, ये जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव से एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस टॉप से सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 11th का एनसीईआरटी। जो क्लास 11th का जियोग्राफी का एनसीईआरटी है, ना ही सिर्फ वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही है, बल्कि मतलब बोला जाए एक जान है। जियोग्राफी सब्जेक्ट का जो जान, जो हार्ट एंड सोल बोला जाता है ना, वो है क्लास 11th का। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट में जो क्लास 11th का जो जियोग्राफी है, इसमें टोटल लगभग देखा जाए तो बेस से लेके पूरा एंड तक इसमें बताया गया है। ठीक है, जिससे पूरी अच्छी तरह से आपको जियोग्राफी के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कैसे अर्थ बनता है, कैसे क्लाइमेट बनती है, कैसे एटमॉस्फेयर बनता है, किस प्रकार हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ था, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, नदी कैसे बनते हैं, खाई कैसे बनते हैं, ये जितने जो थे ये सारे किस प्रकार बनते हैं, ये सब इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बिना कोई समय नुकसान करते हुए चलिए इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल भी था और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ने चाहते हैं तो ज्योग्राफी को इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इसका पहले सिलेबस जानना होगा, जो किस किस टॉपिक से ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, ये जितने चीज़ है सबको मैं एज ए समरी एकदम खुद स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट अगर हम बुक पढ़ने जाएँ तो बुक पढ़ने में सब बहुत चीज़ होता है। एक तो होता है पहला, पूरा क्लियरली समझ नहीं आता है, और दूसरा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बुक पढ़ना। एक समरी अगर हम डायरेक्टली अगर हमें मिल जाए, क्योंकि देखिए ये जितने ये एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। दो चार चीज होता है जो फैक्चुअल होते हैं, वो सब पूछ लिया जाता है, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन होती है। अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में बोला जाए कि मान लीजिए आपने एक मूवी का पूरा अच्छा तरह से मूवी को देख लिया है, तो उस मूवी को कहीं से भी कोई क्वेश्चन कैसे भी घुमा के कोई पूछे कि हीरो का रोल क्या था मूवी में, तो आप बता सकते हैं। डायरेक्टली तो उसमें कहीं सीन नहीं लिखा रहता है ना कि हाँ भाई हीरो का रोल ये है, हीरो डायरेक्टली वो सीन कर रहा है, ऐसे नहीं लिखा रहता है, आपको पूरी मूवी देखनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कोई समय नुकसान ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। तो जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो दो पार्टों में डिवाइड है। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक है फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी में उसमें हमें पाया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोग्राफी। जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है उसमें अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, हमारे अर्थ का इंटीरियर में क्या है, और जितने जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारे के बारे में बताया गया है। क्लाइमेटोलॉजी में बताया गया है एटमॉस्फेयर, ये सबों के बारे में, जितने एटमॉस्फेयर में है, जितने क्लाइमेट्स होते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी में आ गया है। ओशियनोलॉजी में जो ओशंस होते हैं, हमारे ओशंस जितने हो गए, ओशन सी किस तरह वो सब जनरेट हुए हैं, किस तरह बने हैं, उस सब के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ लास्ट में जो बायोजियोग्राफी है उसमें हमारे सॉइल्स के बारे में बताया गया है, जितने बायोमास होते हैं उनके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल जियोग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी के स्टार्ट करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी को अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें पाया जाता है कि इसमें एक हाइपोथेसिस से किया गया था। जैसे कि मान लीजिए जितने हमारे जो पहले के जितने साइंटिस्ट थे, किसी ने डायरेक्ट तो कोई नहीं देखा था कि कैसे हमारा अर्थ बना, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, कैसे बना। तो यहाँ पे क्या किया गया, हाइपोथेसिस का यूज किया गया। हाइपोथेसिस अर्थात हाइपोथेसिस का मतलब हुआ कि एक आइडिया, एक कोई चीज़ देख के या फिर कोई चीज़ से समझ के एक बस आइडिया लगा दिया गया कि हाँ ऐसे हो सकता है, हो सकता है कि इस तरह हुआ होगा जिसके कारण ये सब हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बार जो इसमें क्या हुआ था कि पहले ये क्या बताया गया कि
नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे पहले आई। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि सबसे पहले इसमें बताया कि हो सकता है एक क्लाउड टाइप का हमारा यूनिवर्स में होगा। ठीक है, यूनिवर्स में पहले से एक क्लाउड टाइप का होगा जो क्या करता होगा, ऐसे बहुत सारे धुआं होगा, वो क्या करने लगी, ऐसे एक करते करते सारा जो इसके ये होंगे जितने मटेरियल होंगे, हैवी मटेरियल होंगे, वो धीरे धीरे इस तरह से अंदर टाइप के दब रहे होंगे और वो घूम रही होगी कि इस तरह डिस्क के जैसे, वो डिस्क की तरफ घूमने लगी। जो धुआं था वो डिस्क के जैसे घूमने लगेगी, और जब डिस्क के जैसे घूमेगी तो उसका जितने हैवी मटेरियल्स होंगे वो क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और जो बीच में आने के बाद क्या होगा, जो इसके जितने एज पर अगर कंपैरिजन किया जाए जो डेंसिटी के लेवल पे, वो जो सारा जो हाई डेंसिटी वाला वो बीच में आ जाएगा, जो कम डेंसिटी वाला होगा वो साइड में आ जाएगा, और करते करते ऐसे घूमते घूमते हो जाएगा। और जो घूमते घूमते में जो बीच में जो सबसे मेन इसका जो कोर बन रहा है वही हमारा प्रोटोसन है। प्रोटोसन्स वो है यानी कि हमारा पुराना सन, सबसे पहला सन जो उसको बोला जाता है उस समय, यानी कि सन की जो वहाँ पे ओरिजिन हो गई, सन कैसे बन गया। और इसी प्रकार करते करते जो छोटा छोटा जिसका कम डेंसिटी था वो करते करते क्या हो गया, हमारा अर्थ बन गया। ऐसे गोल गोल करते जितने प्लैनेट्स थे बीच में सन के साइड में, जितने प्लैनेट्स का ओरिजिन हो गया। जो और कम थे बीच में एस्ट्रॉइड्स बन गए, जो बड़े बड़े थे पत्थर थे उस तरह का सारे बन गए। जो उसके बाद क्या हो गया, इस सब में भी सेम उसी टाइप का आपका गैसियस प्रोडक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह क्या हो गया, ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इसमें डायरेक्टली ऑलरेडी यूनिवर्स था, और यूनिवर्स में बताया गया कि किस तरह यूनिवर्स में हमारा सन का ओरिजिन हुआ और किस तरह हमारे प्लैनेट का ओरिजिन हुआ। और इसमें उसके बाद क्या हुआ, इस थ्योरी को, नेबुलर हाइपोथेसिस को दोबारा से एक रिवाइज भी किया गया था। रिवाइज में क्या हुआ कि एक दोबारा नया साइंटिस्ट आए। ठीक है, नया साइंटिस्ट है। देखिए, साइंटिस्ट का नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम होता है ना, वो नाम अगर मैं बताऊंगा तो एक माइंड में ये क्रिएट हो जाता है, एक कौन से स्टडी टाइप का क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मुझे नाम याद करके रखना है। देखिए, नाम आता है एग्जाम में, हम मानते हैं, आप डायरेक्टली ये सब डायरेक्टली आप एज ए नोट्स वगैरह में भी देख सकते हैं जिससे याद हो जाता है। अगर डायरेक्टली बीच में अगर हम नाम बताने लगेंगे तो उससे क्या होगा, एक हमारा माइंड क्या कहता है कि भाई पढ़ो, उसको याद करो। तो उस सिचुएशंस में हम बहुत सा चीज़ उसको याद करने के चक्कर में जो इंटरेस्टिंग चीज़ होता है उसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या हुआ, बादल हुआ, बादल घूमने लगा, बीच में जो इसके ये थे जो बीच में जो ज़रा इसका हाई डेंसिटी वाला सामान था, जो कोर थी वो इकट्ठा हो गई और वही कोर प्रोटोसन बन गया। साइड में ऐसे ही घूमते 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 क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स भी साइड में बन गए। ये हमारा हो गया नेबुलर हाइपोथेसिस। और इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को बताने के बाद क्या हुआ कि एक इसमें रिवाइज किया गया, यानी कि दोबारा इस थ्योरी को देख के दोबारा क्या किया गया कि इसमें बताया गया कि एक पहले से इसमें क्या हुआ होगा कि एक पहले से कोई सन था। ठीक है, अब यहाँ पे रिवाइज थ्योरी में क्या बताया कि पहले से एक इसमें सन होगा। सन क्या किया, एक स्टार भी था, सन और स्टार दोनों थे, और सन स्टार के ऐसे मारने के चक्कर में एक बार सन स्टार ऐसे क्या हुआ, ऐसे सन को ऐसे क्या किया, एक सन आया स्टार, और स्टार सन में लड़ गया। लड़ जाने के क्या बाद वो एक इसमें से जो इसने लड़ने के बाद जो इसमें से मटेरियल जो निकला था, जो पत्थर उत्थर जो निकले होंगे, वही पत्थर क्या किया कि उस जिस चीज में से निकला था उसको वो गोल गोल घूमने लगा। और उसी गोल गोल घूमने के कारण वो क्या हुआ, सोलर सिस्टम बन गया। जितने प्लैनेट्स थे वैसे प्लैनेट्स इसको घूमने लगे। बीच में सन हो गया, सन को टक्कर मारा एक स्टार, और स्टार के टक्कर के कारण सन में से बहुत सा मटेरियल निकल गया साइड में, और वही मटेरियल के साइड वाले इसको सन को राउंड करने लगे। जो सन को राउंड करने लगे वही हमारा प्लैनेट्स बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, इस थ्योरी को बाइनरी थ्योरी भी बोला जाता है। बाइनरी थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहले से दो चीज एग्जिस्ट थे। एक तो हमारा पहले से यहाँ सन था, पहले से सन को यहाँ बताया गया था कि सन पहले से था, और स्टार भी पहले से था। यहाँ में मतलब ये दोनों का ओरिजिन नहीं बताया गया, बस दोनों थे। ठीक है, यहाँ इसीलिए यहाँ पे दो चीज हैं, इसीलिए इसको बाइनरी थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे जो थे, उसके बाद ये हमारे जो थे, ये पहले वाले साइंटिस्ट थे, जो मैं क्या बोलते थे, जो एक हमारे हो गए
ओल्डर थ्योरी, ओल्डर साइंटिस्ट जो थे। उसके बाद आ गए मॉडर्न थ्योरिस्ट, आ गए मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए। मॉडर्न साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने सोचा कि आप लोगों ने बता दिया कि सन कैसे बना, सन कैसे बना, ये हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, लेकिन आखिर उसके सन बनने से पहले पहले यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, तब हमारा सन बना। इसीलिए यहां पे पहले यूनिवर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में बताया कि यूनिवर्स कैसे बनी। तो इसमें आया हमारा बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी, वो था हमारा बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे आया हमारा एंटर हुआ बिग बैंग थ्योरी का। इस बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया था कि जो एक बार क्या हुआ, इसमें भी हाइपोथेसिस ही किया जा रहा है कि क्या हुआ कि एक बहुत ही बॉल टाइप का एक टीनी बॉल था जो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा उसमें डेंसिटी पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो एक बार क्या हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के कारण, बहुत ही एक्सेसिव पूरा एकदम हीट होने के कारण वो एक बार फट गया होगा। और वो जब फटा, जब एक बार जब वो पूरा ज़्यादा फट गया तो उसी का जो फटा और उसी का जो मटेरियल जो निकला वो धीरे धीरे पूरे फैल गया और उसका जो फैलना हुआ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते गया। बोला जाता है आज भी वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मान लीजिए एक बैलून है, अगर बैलून में हम एक होल करते हैं, मान लीजिए उसको हम हॉल करेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा बैलून है, इसका हॉल और माउथ जो है वो नज़दीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बैलून को फुलाएंगे वो हॉल क्या होगा, दूर जाते रहेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ये एक्सपांड हुआ था और जैसे इसका एक्सपांसन बढ़ेगा वैसे वैसे इसके जो मटेरियल्स, जो एक्सपांसन, जो इसके जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे दूर जाएंगे। और इसी प्रकार जो दूर जाने के बाद ये जो क्लाउड वाला जो हुआ था, जो पहले नेबुलर हाइपोथेसिस में मिला था हमें, वो वहाँ होने लगा। और उसी टाइप के करते करते बहुत सारा यूनिवर्स बन गया, जहाँ एक सन नहीं बहुत सारे सनों का निर्माण हो गया, हर अलग अलग जगह बहुत दूर दूर तक इसमें क्या हो गया, निर्माण हो गया यूनिवर्स का। ठीक है, ये हमारा था बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी क्या हो, उसमें बताया क्या गया था कि जब ये फटा था ना तो 3 मिनट तक ये फटते रह गया और 3 मिनट फटने के बाद इसका धीरे धीरे इसका लाइट दिखा था। और इसी प्रकार करके ये बिग बैंग थ्योरी के बाद ये इसको प्रूव कर दिया गया कि लाइट दिखा, उसके बाद धीरे धीरे फैलना दिखने लगा और करते करते ये सब जितना इंसिडेंट हुआ था जो नेबुलर हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ाया थे, इस तरह का सारा होने लगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही है। बाकी इसका जो अगला टॉपिक होगा वो हम अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताएंगे, अर्थ कैसे बना। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बताइएगा किस प्रकार ये आपको वीडियो लगा। और इसके जो पीडीएफ होगा, मैं इसका जो मैं एक हैंड रिटन बनाया हूँ, आपको उसको मैं चाहूँ तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके इस ले सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको इसमें दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।